मुगलिया सल्तनत का दरबार हमेशा ज्ञान, न्याय और विचित्रता का केंद्र रहा है। लेकिन उस दिन भरी दोपहरी में एक अजीबोगरीब खबर ने बादशाह अकबर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आगरा के बाजार में एक नया सौदागर आया था, जिसे लोग धुएं का सौदागर कहते थे। यह व्यक्ति न रेशमी कपड़े बेचता था, न मसाले। उसका पूरा कारोबार सिर्फ कल्पना और आशा पर टिका था। वह खुलेआम ऐलान करता था कि वह उन चीजों का सौदा करता है जिनका अस्तित्व कहीं नहीं है। एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, वह कहता है कि वह बादलों के बीच से हीरे और मोती निकालने का हुनर जानता है। अकबर, जो अपनी जमीन से जुड़ी बातों के लिए मशहूर थे, मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या तुमने कभी ऐसे व्यापारी के बारे में सुना है जो हवा बेचता हो और लोग उसे खुशी खुशी खरीद लेते हों? बीरबल ने अदब से झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, हवा बिकती नहीं, बिकती है उस हवा में बुनी गई कहानी। हमें उस सौदागर को दरबार में बुलाना चाहिए ताकि पता चले कि यह सौदा सिर्फ धुआं है या उस धुएं के पीछे कोई अनमोल विचार छिपा है। अकबर ने तुरंत दरबारी को आदेश दिया कि उस विचित्र सौदागर को हाजिर किया जाए। कुछ ही पलों में दरबार का वातावरण बदल गया। द्वारपालों के साथ एक अजीबोगरीब सौदागर हाजिर हुआ। वह दिखने में साधारण था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चालाकी भरी चमक थी जो किसी साधारण व्यापारी में नहीं होती। उसके कंधे पर एक चमड़े का झोला था और हाथ में एक छोटी सी नली, जिससे धीमी गति से कड़वे और मीठे मिश्रण वाला धुआं उठ रहा था। अकबर ने उत्सुकता से उसे देखा। सौदागर, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस चीज का व्यापार करते हो? हमें बताया गया है कि तुम लोगों को महज धुआं बेचकर उन्हें मूर्ख बना रहे हो। सौदागर ने अपने सिर को हल्के से झुकाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल दृढ़ आत्मविश्वास था। उसने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरा नाम मियां गफूर है और मैं चीजें नहीं, एहसास बेचता हूं। और जहां तक धुएं की बात है, तो यह सिर्फ एक जरिया है। मैं लोगों को वह कल्पना बेचता हूं जो वे अपने दिल में संजोए बैठे हैं। हर धुआं एक कहानी है और हर ग्राहक अपने लिए उस कहानी का सिरा पकड़ता है। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे कि अब असली खेल शुरू होगा। अकबर ने सौदागर को चुनौती देने का फैसला किया। अगर यह एहसास का सौदा है तो मुझे भी कुछ दिखाओ। आज तुम हमारे दरबारियों को क्या बेच सकते हो? मियां गफूर ने शालीनता से सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जहांपनाह। उन्होंने अपने झोले से एक छोटी कलात्मक संदूकची निकाली। संदूकची के भीतर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां, सुखाए हुए फूल और चंदन के बुरादे थे। उन्होंने तुरंत एक नन्हे से दीपक को जलाया और उन सामग्रियों को धीमी आंच पर रखकर मिलाना शुरू किया। दरबार में तुरंत एक अनजानी, मनमोहक सुगंध फैल गई। कुछ ही क्षणों में एक पतला, हल्के नीले रंग का धुआं उठना शुरू हुआ, जो हवा में धीरे धीरे तैर रहा था। गफूर ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर दरबारियों की ओर देखा। उनकी आवाज अब और भी रहस्यमय हो गई। मैं आज आपको सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि लौटा हुआ समय बेच रहा हूं। इस धुएं को सांस में भरिए और आपका मन आपको उस क्षण तक वापस ले जाएगा जहां आपने किसी प्रिय वस्तु को खो दिया था या कोई महत्वपूर्ण अवसर हाथ से जाने दिया था। यह अधूरी आशा है जिसे आप फिर से पूरा करने का सपना देखते हैं। इसकी कीमत सिर्फ उतनी है जितनी आप उस सपने के लिए चुकाना चाहें। दरबारी उत्सुकता और संदेह के बीच झूल रहे थे। कुछ ने तुरंत धुआं सूंघना शुरू कर दिया और उनके चेहरे के भाव पल पल बदलने लगे, जैसे वे सचमुच किसी पुरानी याद में खो गए हों। अकबर स्वयं इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। उनके सबसे विश्वसनीय वजीर राजा टोडरमल गहरी सांस लेकर अचानक अपनी आंखें पोंछने लगे। उनके चेहरे पर गहन पश्चात्ताप की भावना थी।
वहीं एक युवा दरबारी जोर से हंस पड़ा, मानो उसे बचपन का कोई प्रिय खिलौना वापस मिल गया हो जो वर्षों पहले कहीं खो गया था। अकबर ने व्यापारी को गौर से देखा। सौदागर, उन्होंने पूछा, अगर यह सिर्फ यादें हैं तो इनकी कीमत इतनी अधिक क्यों? और अगर यह सच में लौटा हुआ समय है तो क्या कोई इस धुआंभर क्षण को वास्तविकता में बदल सकता है? इससे पहले कि सौदागर जवाब देता, बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, भावनाओं का मूल्य तय करना कठिन है, लेकिन इस व्यापारी का सौदागर होना सिद्ध तब होगा जब वह अपनी कीमत मांगे। श्रीमान, आपने कहा था कि कीमत उतनी ही होगी जितनी हम सपने के लिए चुकाना चाहें। तो बताइए, हमें इस अधूरी आशा के लिए राजकोष से क्या देना होगा? सौदागर ने एक धीमी, रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे लिए राजकोष का धन निरर्थक है। मेरी कीमत उस वस्तु के बराबर है जो आप सबसे अधिक चाहते हैं लेकिन जिसे कभी पा नहीं सकते। मुझे अपनी कीमत के रूप में राजदरबार से एक ऐसी चीज चाहिए जो आपके पास प्रचुर मात्रा में है लेकिन जिसे आप आसानी से नहीं दे सकते। एक पल का सच्चा पछतावा। बादशाह अकबर भौंचक के रह गए। यह कैसा मूल्य है? यह तो मानसिक व्यापार है। बीरबल ने तुरंत स्थिति संभाली, अर्थात आप चाहते हैं कि हम इस धोखे को सत्य मान लें। अच्छी चाल है सौदागर, लेकिन पछतावा बेचने से पहले आपको अपनी कला की पराकाष्ठा दिखानी होगी। हमें एक ऐसा दृश्य दिखाइए जो इतना मोहक हो कि हमारे सबसे कठोर दरबारी की आंखों से भी आंसू निकल जाएं, बिना किसी कारण के, केवल याद के भार से। यदि आप यह कर पाए तो हम आपके इस धुएं के सौदागर नाम को स्वीकार करेंगे और आपकी मनचाही कीमत चुकाई जाएगी। सौदागर की आंखें चमक उठीं। उसने अपने झोले से एक और बड़ा तांबे का कलश निकाला। जैसी आज्ञा जहांपनाह। मैं आपको वह दिखाऊंगा जो सभी को प्रिय है लेकिन जिसे सबसे पहले भुला दिया जाता है, बचपन की निश्चलता। और उसने उस कलश को खोलकर एक गहरा, सुनहला धुआं छोड़ दिया। वह सुनहला धुआं किसी साधारण धुएं जैसा नहीं था। वह आंखों को जलाता नहीं था बल्कि सीधे हृदय तक उतरता था। दरबार हॉल में फैलते ही हवा में एक भूली बिसरी मीठी सुगंध घुल गई, जैसे बारिश के बाद सूखी मिट्टी की खुशबू या मां के आंचल की गर्माहट। सभी दरबारी स्थिर हो गए। सबकी नजरें उस महान सेनापति पर टिकी थीं, जिनके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आता था, मीर बख्शी। मीर बख्शी ने पहले तो कठोरता से नाक सिकोड़ी, जैसे उस गंध को अस्वीकार कर रहे हों। लेकिन धुआं अटल था। अचानक उनकी भौहें तन गईं, मानो वे वर्तमान में नहीं बल्कि किसी दूर दराज के मैदान में खड़े हों। उन्हें याद आया जब वे महल के बजाय धूल भरी गली में खेलते थे, बिना किसी सिंहासन की चिंता के। उनके हाथ बरबस ऐसे उठे जैसे वे फिर से टूटे हुए मिट्टी के खिलौने को पकड़ना चाहते हों। अगले ही पल सेनापति का पत्थर बना चेहरा पिघल गया। उनकी आंखों में नमी छलक आई। स्मृति का भार इतना भारी था कि मीर बख्शी की सख्त दाढ़ी पर एक बड़ी, अनियंत्रित अश्रुधारा लुढ़क गई। वह दृश्य देखकर अकबर भी क्षण भर के लिए अवाक रह गए। अकबर ने धीरे से सिंहासन से उठकर सेनापति की ओर हाथ बढ़ाया। मीर बख्शी, उन्होंने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, जिसमें चिंता और आश्चर्य दोनों थे, आज यह कठोर कवच क्यों टूट गया? कौन सी स्मृति इतनी कष्टदायी है? सेनापति ने तुरंत अपनी पगड़ी से आंखें पोंछीं और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। क्षमा शहंशाह। यह आंसू किसी वर्तमान दुख के नहीं हैं, बल्कि उस बालक की मृत्यु का शोक है जो मिट्टी के खिलौने से खेलता था। आज जब मैं सिंहासन की ओर देखता हूँ, मुझे महसूस होता है कि हम सभी, आप भी, मैं भी, सिर्फ धुएं के सौदागर बन गए हैं। हम ऐसी महान चीजें बनाते हैं जिनकी असलियत सिर्फ पद और भ्रम है।
बचपन की वह धूल भरी गली इन शानदार संगमरमर के महलों से कहीं अधिक सच्ची थी। उनका यह स्पष्टीकरण सुनकर दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने कुछ देर तक केवल अपने सेनापति को देखा। उनके चेहरे पर अब कोई शाही रौब नहीं था, बल्कि गहरी मूक स्वीकृति थी। उन्होंने जानते थे कि मीर बख्शी ने जो कहा वह केवल उसका दर्द नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की सच्चाई थी जो सत्ता के शिखर पर बैठा था। बादशाह ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, जो उस सन्नाटे को और भी भारी कर गई। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और फिर मीर बख्शी की ओर देखा। तुमने कड़वी लेकिन निहायत सच्ची बात कही दोस्त। उनकी आवाज अब राजसी हुक्म की नहीं, बल्कि एक थके हुए इंसान की थी। यह शानदार महल, यह पदवी, ये सब भ्रम की दीवारें हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ महान बना रहे हैं, जबकि असलियत में हम सिर्फ धुएं की आकृतियां गढ़ रहे होते हैं, जिन्हें हवा का एक झोंका पल भर में मिटा सकता है। उन्होंने चारों ओर बैठे दरबारियों को देखा, जिनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी और भय का मिश्रण था। धुएं के सौदागर, हाँ, शायद हम सब यही हैं। लेकिन यह भी सच है कि इन धुओं को भी कोई तो संभाले। किसी को तो इन दीवारों की चौकीदारी करनी होगी, भले ही वह सच्चाई बचपन की धूल में दबी रह जाए। अकबर ने अंततः उन्हें मुक्त करते हुए कहा, जाओ मीर बख्शी, उस धूल को फिर से छूकर आओ और हमें सिखाओ कि सच्चाई को इतनी ऊंचाई पर बैठकर भी कैसे देखा जा सकता है। उनका त्याग अब एक उपदेश बन चुका था। मीर बख्शी नतमस्तक होकर दरबार से बाहर निकले। उनके कदम भारी थे, मगर मन में अब अपमान नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उन्हें पता था कि बादशाह का इशारा किसी भौतिक धूल की तरफ नहीं था, बल्कि उस सादगी और भूल चुके ज्ञान की ओर था जिसे सत्ता की सीढ़ियों ने ढक दिया था। उन्होंने पहली बार अपनी उच्च पदवी के बोझ को महसूस किया, जिसने उन्हें जमीन से अलग कर दिया था। बीरबल ने बादशाह के चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखा। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, आपने धुएं के सौदागर को उसकी राख से फिर से जीवित कर दिया। शायद यह सौदागर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि कितनी भी ऊंचाई पर बैठ जाओ, वास्तविकता हमेशा जमीन पर ही मिलती है। अब इंतजार कीजिए। मीर बख्शी केवल धूल नहीं लाएंगे, वे उस धूल में छिपी हुई विनम्रता, विनय भी लाएंगे, जो शायद राजमहल की चमकदार हवा से गायब हो चुकी है। अकबर मुस्कुराए और अपने आसन पर आराम से बैठ गए, मीर बख्शी की वापसी की प्रतीक्षा करते हुए, जो अब एक नई खोज पर निकल चुके थे। कई घंटों की अथक यात्रा के बाद मीर बख्शी महल के द्वार पर लौटे। उनका शाही वस्त्र अब धूल से सना था और चेहरे पर पहले जैसा गर्वीला भाव नहीं था। वे अपने हाथ में एक साधारण सी छोटी पोटली लिए हुए थे, जिसमें वही राख और मिट्टी थी जिसकी फरमाइश की गई थी। दरबार में प्रवेश करते ही उनकी आंखें सीधे बिरबल की ओर गईं, मानो उन्हें धन्यवाद दे रहे हों। उन्होंने उस पोटली को अत्यंत विनम्रता से अकबर के सामने रखा। जहां पनाह, मीर बख्शी का स्वर आश्चर्यजनक रूप से धीमा था, यह सिर्फ धूल नहीं है। इस राख को बटोरते समय मुझे उस परिश्रम और सरलता का बोध हुआ जो राजमहल की भव्यता में अक्सर ओझल हो जाता है। यह धूल सिखाती है कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी हमारे पैर जमीन से जुड़े रहने चाहिए। अकबर ने राख को छुआ। बिरबल धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सौदागर की राख ने मीर बख्शी को नया सबक दिया है। विनम्रता का सौदा कभी घाटे का सौदा नहीं होता। मीर बख्शी ने सिर झुकाकर इस बात को स्वीकार किया। धुएं का सौदागर भले ही राख बन गया हो, लेकिन उसने राजमहल में एक अमूल्य सीख छोड़ दी थी। अकबर ने गहरी सांस ली। बिरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारा मस्तिष्क सचमुच अनमोल है। तुमने एक साधारण सी राख में जीवन का सार ढूंढ लिया।
यह सौदागर, जिसने अपनी जिंदगी धुएं में उड़ाई, मरने के बाद भी सोने चांदी से अधिक मूल्यवान सबक दे गया। वहां मौजूद दरबारी, जो पहले बिरबल और उस सौदागर की खिल्ली उड़ा रहे थे, अब शर्मिंदा थे। उन्हें आभास हुआ कि वे बाहरी चमक में खोकर आंतरिक ज्ञान को अनदेखा कर रहे थे। जहां पनाह, बिरबल ने हाथ जोड़कर कहा, सीख तो हर जगह बिखरी है, बस उसे पहचानने वाली आंख चाहिए। उस सौदागर ने शायद जिंदगी भर बस हवा और राख ही बेची, पर अंत में उसने जो अमूल्य भेंट राजमहल को दी, उसने वर्षों के अहंकार की दीवारें तोड़ दी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस राख के अवशेषों को सम्मानपूर्वक ज्ञान की पोटली के रूप में रखा जाए, ताकि मीर बख्शी और अन्य पदाधिकारी उसे देखकर अपनी विनम्रता को कभी न भूलें। आज से दरबार में हर बड़ा निर्णय लेने से पहले यह राख हमें याद दिलाएगी कि शाही तख्त कितना भी ऊंचा हो, उसका आधार धरती ही है, और साधारण मनुष्य का श्रम ही राज्य की सच्ची नींव है। मीर बख्शी और सभा के अन्य मंत्रियों का सिर शर्म से झुक गया। जिस धूल को उन्होंने तुच्छ समझा था, अब वही राजसी सम्मान पा रही थी। वे समझ गए थे कि उन्होंने केवल एक गरीब सौदागर का अपमान नहीं किया था, बल्कि उस श्रम और जीवन के दर्शन का अपमान किया था जो साम्राज्य को टिकाए रखता है। बीरबल, जो कोने में शांत खड़े थे और पूरे घटनाक्रम पर मुस्कुरा रहे थे, आगे बढ़े। जहां पनाह, उस सौदागर ने सच में कुछ नहीं बेचा, सिवाय एक कड़वे सत्य के। उसने हमें सिखाया कि ज्ञान हमेशा भव्य इमारतों या सोने के सिक्कों में नहीं मिलता, बल्कि उन चीजों में मिलता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। इस राख की कीमत इसलिए नहीं है कि यह सोना है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह शून्य के महत्व को दर्शाती है। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की ओर देखा। उस दिन से धुएं के सौदागर की कहानी केवल एक किस्सा नहीं रही। यह एक कसौटी बन गई थी, यह परखने की कि कौन सत्ता के शिखर पर बैठकर भी अपने पैर जमीन पर रखता है और कौन अहंकार के धुएं में खो जाता है। और मीर बख्शी ने जीवन में पहली बार सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़े शिक्षक वे होते हैं जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता। इस घटना के बाद मीर बख्शी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसकी कठोरता और अभिमान की जगह अब विनम्रता ने ले ली थी। उसने सार्वजनिक रूप से दरबार में यह स्वीकार किया कि जिसने उसे धुएं की कीमत सिखाई, वह वास्तव में दरबारी की पोशाक में एक फकीर था। अकबर को बीरबल पर गर्व था। उन्होंने आदेश दिया कि राख की कीमत वाली इस कहानी को राजकोष के हिसाब किताब के पन्नों में दर्ज किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि सबसे बड़ी दौलत वह विवेक है जो शून्य के महत्व को समझता है। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि उनकी सफलता कभी धन या पद में नहीं थी, बल्कि उस क्षण में थी जब एक अहंकारी व्यक्ति ने सत्य को स्वीकार किया। और इसलिए महान सम्राट अकबर के शासनकाल में धुएं के सौदागर की कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि न्याय और आत्मज्ञान का एक स्थायी प्रतीक बन गई। जब भी कोई व्यापारी दरबार में आता, वह पहले यह सुनिश्चित करता कि उसका सौदा केवल धन से जुड़ा न हो, बल्कि उसमें ईमानदारी का भी हिसाब हो। महाराज अकबर ने संतुष्टि की एक गहरी सांस ली। उन्हें गर्व था कि उनके पास बीरबल जैसा नवरत्न है, जिसकी बुद्धिमत्ता से राजकोष नहीं, बल्कि दरबार का नैतिक बल बढ़ता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने उस व्यक्ति को शून्य का मोल समझा दिया, जिसके पास सब कुछ था लेकिन समझ नहीं थी। धुएं का वह सौदागर, जिसे अपनी चालाकी पर बहुत गुरूर था, शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। उसे अब एहसास हुआ कि धुएं का सौदा कितना खोखला था। उसने चुपचाप दरबार छोड़ने की अनुमति मांगी, और इस बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि आत्मग्लानि थी। उस दिन से आगरा के बाजार में एक नई कहावत प्रचलित हो गई, सौदागर बनो पर धुएं का नहीं। और बीरबल की चतुराई की यह कथा हर चौपाल और मस्जिद में सुनाई जाने लगी।
यह सिद्ध करते हुए कि ज्ञान और न्याय की रोशनी सोने के सिक्कों से कहीं अधिक चमकदार होती है। दरबार में अब हर मामला, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इसी कसौटी पर परखा जाता था कि उसमें केवल लाभ नहीं बल्कि अंतरात्मा की संतुष्टि कितनी है। बादशाह अकबर ने उस घटना के बाद बीरबल की ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में गहरा सम्मान था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तर्क और सत्य की धार तलवार की धार से भी अधिक पैनी होती है। मेरे राज्य को ऐसे ही सच्चे सलाहकारों की आवश्यकता है जो धुएं के भ्रम को पहचान सकें। बीरबल हमेशा की तरह शांत और विनम्र थे। उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, यह आपकी न्यायप्रियता है जिसने सत्य को इतना बड़ा मंच दिया। मैं तो केवल एक छोटा सा माध्यम था, मगर अकबर जानते थे कि बीरबल की विनम्रता के पीछे अथाह ज्ञान का सागर छिपा है। अब दरबार में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक दिखावा या झूठी डींगे हाँकने की हिम्मत नहीं करता था। माहौल अधिक गंभीर, विचारशील और न्यायसंगत हो गया था। परंतु आगरा के दरबार की शांति अधिक देर तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद मध्य एशिया से आया एक फकीर दरबार में उपस्थित हुआ। उसने अजीबोगरीब मुद्रा में घोषणा की कि वह बीरबल को एक ऐसी पहेली से चुनौती देगा जो न तो ज्ञान से सुलझेगी और न ही तर्क से। अकबर उत्सुक हो उठे। उन्हें पता था कि उनके नवरत्न की अगली परीक्षा अब शुरू होगी और यह पिछली परीक्षा से कहीं अधिक सूक्ष्म होने वाली थी। फकीर ने अपना हाथ हवा में उठाया। उसकी लंबी अंगुलियों पर लगी राख टपक रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह किसी दूसरे लोक की बातें कर रहा हो। जहां पनाह, उसने अपनी कर्कश लेकिन धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम हकीम निहाल है और मैं उस व्यापार का जानकार हूं जिसका कोई भौतिक आधार नहीं होता। मेरा दावा है कि मैं केवल उन्हीं चीजों का व्यापार करता हूं जिनका अस्तित्व होते हुए भी नहीं होता। उसने सीधे बीरबल की ओर देखा। बीरबल जी, मैंने सुना है कि आप तुरंत जवाब देने में माहिर हैं, पर इस बार मैं आपको ऐसी चीज का मोल पूछूंगा जो अस्तित्वहीनता से जन्मी है। मेरी चुनौती यह है, धुएं के एक सच्चे सौदागर ने जब अपनी सारी कमाई बेच दी तो उसके पास बचा क्या? और उसने अपने अंतिम सौदे से प्राप्त धन को किस चीज पर खर्च किया? पूरा दरबार थम सा गया। बीरबल के चेहरे पर पहली बार उत्सुकता की एक हल्की सी लकीर उभरी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हकीम निहाल, आपने हवा के मोल की बात की है। मैं अवश्य आपके इस धुएं का हिसाब करूंगा। मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 7 दिनों का समय चाहिए ताकि मैं कुछ न होने के मोल को समझ सकूं। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। बीरबल इन दिनों में न तो शाही बागों में गए और न ही अपने प्रिय मनोरंजन पतंगबाजी में मन लगाया। वे गहन चिंतन में लीन थे, शून्य के गणित को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दरबारियों, व्यापारियों और यहाँ तक कि राह चलते फकीरों से भी अस्तित्वहीनता और तृप्ति पर लंबी चर्चाएं की। 8वें दिन दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। बादशाह अकबर अत्यंत उत्सुक थे, जबकि हकीम निहाल के चेहरे पर एक शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उन्हें विश्वास था कि यह पहेली असाध्य है। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, उनके हाथ में एक छोटी सी साधारण सी मिट्टी की कुल्हड़ थी, जिस पर एक सूखा हुआ पीपल का पत्ता चिपका हुआ था। दरबारियों को समझ नहीं आया कि धुएं के मोल और इस कुल्हड़ का क्या संबंध है। बीरबल ने सीधे बादशाह के समक्ष सिर झुकाया और फिर हकीम निहाल की ओर मुड़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हकीम साहब, मैंने 7 दिनों तक आपके धुएं के सौदागर की अंतिम कमाई का हिसाब लगाया है। वह हिसाब पूरा हुआ। मैं अब आपको कुछ न होने का सही मोल और उसके खर्च का लेखा-जोखा बताने को तैयार हूं। बीरबल ने धीरे से कुल्हड़ को जमीन पर रखा। हकीम निहाल साहब, आपने 7 दिन तक धुएं को बेचा,
जिसका न कोई आकार है और न ही कोई स्थायी मोल। जब कोई वस्तु भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं है तो उसकी अंतिम कमाई भी भौतिक नहीं हो सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सूखा हुआ पत्ता बादशाह को दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस पीपल के सूखे पत्ते पर ही सारी गणना टिकी है। यह पत्ता हकीम साहब द्वारा धुएं को बेचने में नष्ट किए गए 7 दिनों के अमूल्य समय का प्रतीक है। धुएं का मोल भले ही शून्य हो, पर उस शून्य को बेचने में लगा समय बहुमूल्य था। हकीम निहाल का चेहरा पीला पड़ गया। धुएं के सौदागर की असली कमाई क्या है? बीरबल ने प्रश्न किया और स्वयं ही उत्तर दिया, उनकी कमाई है यह खाली कुल्हड़ और उसमें भरी हुई व्यर्थता, और उस व्यर्थता को सिद्ध करने का खर्च है हकीम साहब आपके 7 दिन और मेरा 1 हफ्ते का वेतन। क्या आप यह मोल चुकाने को तैयार हैं? हकीम निहाल की आंखें नीचे झुक गईं। वह अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण हुए इस सार्वजनिक अपमान का भार सहन नहीं कर पा रहा था। उसने कांपते हुए स्वर में स्वीकार किया, जहां पनाह, बीरबल ने सही कहा। मेरी मूर्खता ने केवल समय ही नहीं बल्कि दरबार का कीमती ध्यान भी नष्ट किया। बीरबल ने बड़ी शालीनता से हकीम को हाथ से रोका। हकीम साहब, मुझे धन नहीं चाहिए। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आप और दरबार के बाकी सदस्य यह जान सकें कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्यर्थता को इतनी कुशलता से बेचते हैं कि समझदार लोग भी उसमें अपना बहुमूल्य समय लगा देते हैं। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुमने धुएं के सौदागर की चालाकी का नहीं बल्कि समय की अमूल्य पूंजी का हिसाब लगाया है। धुएं के सौदागर को छोड़ दिया जाए, लेकिन इस घटना से सीख लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि दरबार का कोई भी सदस्य भविष्य में निरर्थक बातों पर अपना समय व्यर्थ न करे। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। जय जयकार के बाद दरबार में एक गहरी शांति छा गई। सभी दरबारी यह महसूस कर रहे थे कि बीरबल ने न केवल एक समस्या का समाधान किया था बल्कि उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया था। धुएं के सौदागर को बंधन मुक्त कर दिया गया। वह डरा हुआ और चकित था। महल से निकलते हुए उसने मुड़कर बीरबल को देखा। उसे सजा तो नहीं मिली थी, पर उसे यह एहसास हो गया था कि बीरबल की बुद्धि के सामने उसके छलकपट धुएं से ज्यादा कुछ नहीं थे। अगले दिन बादशाह अकबर ने फिर सभा बुलाई। उन्होंने कहा, बीरबल की सूझबूझ ने हमें सिखाया कि समय ही सबसे बड़ी दौलत है। अब से दरबार का प्रत्येक सदस्य अपने कार्य के अंत में यह हिसाब देगा कि उसने उस दिन कौन सा ऐसा कार्य किया जो सीधा राज्य के हित में हो। कोई भी निरर्थक बहस या व्यर्थ की योजना अब स्वीकार नहीं की जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह का आदेश उचित है। अब हमारे राज्य में सोने और चांदी के साथ साथ समय भी सबसे कीमती मुद्रा बन जाएगा। यह सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर एक नई गंभीरता छा गई। अगले सप्ताह जब दरबार सजा तो माहौल बदला हुआ था। हर कोई अपनी बात संक्षेप में और तथ्यपरक तरीके से रखने की कोशिश कर रहा था। दरबारी मानसिंह ने अपनी एक विस्तृत योजना पेश करनी चाहिए, एक नया जलाशय बनाने की योजना जिसका लाभ संभवतः वर्षों बाद मिलता। अकबर ने उन्हें रोका। मानसिंह, इस प्रस्ताव पर अब तक कितना श्रम और समय लगा है, और यदि हम इसे आज स्वीकृत करते हैं तो आज राज्य को क्या लाभ मिलेगा? मानसिंह सकपका गए। जहां पनाह, योजना की बारीकियों को समझने में मुझे 3 दिन लगे, पर लाभ तो भविष्य में होगा जब पानी की कमी दूर होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, समय भविष्य में निवेश किया जाता है, बर्बाद नहीं। 3 दिन का हिसाब यह बताता है कि हमने एक ऐसी चीज पर ऊर्जा लगाई जिसका तत्काल कोई प्रतिफल नहीं। यह समय की मुद्रा का दुरुपयोग है।
अब हमें ऐसी दौलत चाहिए जो आज ही हमारे खजाने को बढ़ाए। इस घटना ने बाकी दरबारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि केवल बड़े सपने नहीं, बल्कि ठोस और समयबद्ध परिणाम ही मायने रखेंगे। अब हर योजना पर अमल से पहले उसकी समय कीमत का मूल्यांकन अनिवार्य हो गया था। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है। अब मैं देखना चाहता हूं कि समय की मुद्रा का यह सबक दरबारियों के ज़हन में कितनी गहराई तक उतरा है। इसी बीच नगर में एक नया व्यक्ति आया, जिसका नाम मसूद था। मसूद खुद को ख्याली मुनाफे का सौदागर या धुएं का सौदागर कहता था। उसने भरे दरबार में ऐलान किया, मैं जहां पनाह को एक ऐसी दौलत भेंट कर सकता हूं जो अदृश्य है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, पर जिसका मूल्य सोने से कहीं अधिक है, और वह भी तत्काल। दरबारी हंसे। अदृश्य दौलत, यह मूर्ख हमें ठगना चाहता है, एक दरबारी ने फुसफुसाया। पुराने अनुभव को याद करते हुए भी कई दरबारी उसे तत्काल बाहर निकालने की मांग करने लगे, यह मानते हुए कि यह केवल समय की बर्बादी है। लेकिन अकबर उत्सुक हुए, क्योंकि यह सीधी चुनौती थी ठोस परिणाम के सिद्धांत को। उन्होंने मसूद को अपनी पेशकश स्पष्ट करने का आदेश दिया। सबकी आंखें अब बीरबल पर थीं, जो शांतचित्त इस अजीब सौदागर की तरफ देख रहे थे। उन्हें अंदाजा था कि यह सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक और जटिल पहेली है। मसूद ने एक गहरा सम्मानसूचक झुकान किया। जहां पनाह, मेरी दौलत भौतिक नहीं, बल्कि वैचारिक है। मैं ऐसी चीजें बेचता हूं जो भविष्य में राज्य के लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होंगी, जैसे आने वाले संकटों का निवारण या गुप्त शत्रु की अदृश्य चालों का तोड़। मेरा माल अदृश्य हो सकता है, पर उसका प्रभाव ठोस होगा। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। और इस अदृश्य सेवा का मूल्य क्या होगा, सौदागर? मसूद के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। मूल्य है तुरंत विश्वास, और एक बीज मूल्य, जहांपना। यह दर्शाता है कि आपने मेरी अदृश्य दौलत के संभावित लाभ को पहचान लिया है। उसने बड़ी विनम्रता से अपनी शर्त रखी, राज्य की तिजोरी से तत्काल 10,000 अशर्फिया। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। इतनी बड़ी राशि सिर्फ विचारों के लिए? बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं, पर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अब सौदागर की आंखों में देखा। बीरबल समझ गए, यह आदमी सोने का बीज नहीं, बल्कि हवा में महल बनाने की कला बेच रहा था। उन्होंने जान लिया था कि अब इस धुएं के सौदागर को उसी की कला से मात देनी होगी। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की और धीरे से बादशाह अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, सौदागर की दूरदर्शिता की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। जो चीज अदृश्य है, उसका मोल भला साधारण अशर्फियों में कैसे लगाया जा सकता है? इसका मोल तो सचमुच अनमोल है। उन्होंने सौदागर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आपको तत्काल 10,000 अशर्फिया मिलेंगी। लेकिन चूंकि आपका खजाना अदृश्य है, जिसे कोई छू नहीं सकता, इसलिए इसका भुगतान भी एक खास तरीके से होगा। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल को देखने लगा। बीरबल ने घोषणा की, आपके अदृश्य खजाने के बदले भुगतान भी कल्पना की मुद्रा में किया जाएगा। आप अभी इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, 10,000 चांदनी के सिक्कों की कीमत स्वीकार करें। इन सिक्कों को न तो गिना जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, ये ठीक आपके खजाने की तरह ही अमूल्य और अदृश्य हैं। सौदागर, क्या आप अपनी अदृश्य दौलत के बदले यह अदृश्य भुगतान स्वीकार करते हैं? सौदागर का चेहरा उतर गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और वह कुछ देर तक जड़वत बीरबल को घूरता रहा। उसकी धूर्त मुस्कान अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसे स्पष्ट हो गया कि बीरबल ने उसी के तर्क का इस्तेमाल करके उसे जाल में फंसा लिया है।
दरबार में चुप्पी इतनी गहरी थी कि हर कोई सौदागर के अगले शब्द सुनने को बेचैन था। अंततः सौदागर ने झुककर कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे मेरी धूर्तता काम न आ सकी। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं आपके चांदनी के सिक्कों को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि यह अदृश्य खजाना आपको सदियों तक समृद्धि दे। यह सुनते ही पूरा दरबार जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी रोक न पाए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया। शाबाश बीरबल, अकबर ने कहा। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का खजाना सोने चांदी से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। इस लोभी सौदागर को ऐसा सबक मिला है जो इसे हमेशा याद रहेगा। सौदागर को तुरंत दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया गया। अपमानित और क्रुद्ध सौदागर दरबारियों की खिल्ली और फुसफुसाहटों के बीच लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने केवल हवा में मुट्ठी बांधी थी और बीरबल ने उसी हवा से उसे ऐसा सबक सिखाया जिसकी कीमत वह कभी नहीं चुका पाएगा। उसके चेहरे पर लालच के स्थान पर तीव्र निराशा झलक रही थी। बादशाह अकबर ने फिर सिंहासन पर आसन ग्रहण किया। उन्होंने सभा को शांत होने का संकेत दिया। बीरबल, आज तुमने न केवल न्याय किया है बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि असली दौलत कहाँ बसती है। अकबर ने कहा, तुमने साबित किया कि यदि कोई धुएं के लिए सोना मांग सकता है तो उसे चांदनी के सिक्कों से भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता। प्रसन्न होकर बादशाह ने तुरंत अपने खजाने के अधिकारी को बुलाया और बीरबल को उनके असाधारण विवेक के लिए 1000 सोने के मोहरों से सम्मानित करने का आदेश दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में बीरबल की जय जयकार की। धुएं का सौदागर, जो अब तक जीत की उम्मीद में खड़ा था, अपने चेहरे पर हार और लज्जा का भाव लिए चुपचाप सिर झुकाए था। उसे अपनी लालच और मूर्खता का भली भांति एहसास हो चुका था। बीरबल ने अपनी मोहरें स्वीकार की, लेकिन उनका ध्यान तुरंत उस निराश व्यापारी की ओर गया। बीरबल ने उसे पास बुलाया। ए मित्र, बीरबल ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि ज्ञान देना है। तुमने हवा के बदले सोना चाहा और तुम्हें चांदनी मिली। जाओ और आज तुमने जो पाठ सीखा है उसे कभी मत भूलना। असली दौलत ईमानदारी और मेहनत में है, न कि झूठे सौदों में। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बीरबल के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। उसने वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी किसी को धोखा देने का प्रयास नहीं करेगा। अकबर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे बुद्धिमान मंत्री का होना राज्य के लिए सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन से धुएं का सौदागर की कहानी केवल एक अजीबोगरीब मुकदमे के रूप में नहीं बल्कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के एक अमर उदाहरण के रूप में याद की जाने लगी। इस घटना के बाद वह व्यापारी, जो अब धुएं का सौदागर के नाम से मशहूर हो चुका था, सचमुच एक नया जीवन जीने लगा। उसने अपनी पुरानी धोखेबाजी छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी छोटी दुकान पर ग्राहक विश्वास के साथ आने लगे और उसने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली। मगर बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमत्ता से सभी दरबारी खुश नहीं थे। कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों को लगा कि यह तो बस संयोग था या फिर बीरबल ने केवल किस्मत के सहारे यह मुश्किल मामला सुलझा लिया। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि क्या बीरबल हर परिस्थिति में इतने चतुर साबित हो सकते हैं। इन मंत्रियों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसका उद्देश्य था अगली बार बादशाह अकबर के सामने बीरबल को नीचा दिखाना और यह साबित करना कि उनकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा है। उनकी साजिश का अगला निशाना बीरबल की सबसे बड़ी शक्ति थी, उनकी हाजिर जवाबी। उन्होंने तय किया कि वे अकबर से एक ऐसा सवाल पूछवाएंगे जिसका जवाब दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद न हो।
अगले ही दिन मंत्रियों ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मुख्य वजीर मानसिंह ने बादशाह अकबर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और बीरबल की प्रशंसा करते हुए अंत में एक सुझाव दिया। जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता अतुलनीय है, किंतु क्या उनकी हाजिर जवाबी की कोई सीमा नहीं है? क्यों न उन्हें एक ऐसा कार्य दिया जाए जो साधारण बुद्धि से परे हो? अकबर उत्सुक हुए। मानसिंह ने फिर कहा, हमारे राज्य में रोज लाखों लोग अंगीठी जलाते हैं, चूल्हे जलते हैं। बीरबल से पूछिए कि दिल्ली सल्तनत की सीमा के भीतर एक ही रात में कुल कितने धुएं के बादल, पोटलियां बनते हैं। यह ऐसा प्रश्न है जिसका हिसाब लगाना असंभव है। यह सुनकर अकबर ठिठक गए। यह प्रश्न न केवल अजीब था, बल्कि इसका हिसाब लगाना भी मूर्खतापूर्ण था। लेकिन मंत्रियों के आग्रह पर और बीरबल की परीक्षा लेने की उत्सुकता में उन्होंने तत्काल बीरबल को दरबार में हाजिर होने का फरमान सुनाया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बादशाह के सामने खड़े हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि कोई नई साजिश बुनी गई है। अकबर ने एक पल बीरबल की आंखों में देखा और फिर भारी आवाज में वह असंभव प्रश्न पूछा, बीरबल, हमें हिसाब चाहिए। बताओ, दिल्ली सल्तनत की सरहदों के भीतर एक ही रात में कुल कितने धुएं के बादल, या यूं कहें कि धुएं की पोटलियां, चूल्हों से उठती हैं? बीरबल ने प्रश्न ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, प्रश्न अवश्य ही गंभीर है और इसका हिसाब लगाना असंभव प्रतीत होता है। परंतु बीरबल असंभव को ही संभव बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने आत्मविश्वास से अपनी पगड़ी खींच की। मुझे यह हिसाब लगाने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस धुएं के सौदागर की आवश्यकता है जिसने यह प्रश्न उठाया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, उससे क्या होगा? बीरबल बोले, हुजूर, वही मेरी गणना का आधार बनेगा। मुझे कल सुबह तक का समय दें। मैं न केवल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, बल्कि उस सौदागर को भी दरबार में पेश करूंगा जिसने आपको यह उलझन दी है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल जानते थे कि यह धुएं का सौदागर कोई और नहीं, बल्कि ईर्ष्यालु दरबारी ही थे, जो अब अपनी ही चाल में फंसने वाले थे। रात होते ही बीरबल ने योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने एक सबसे विश्वस्त और चतुर सेवक को बुलाया। बीरबल ने उसे एक छोटा सा बंद बक्सा थमाया, जो बाहर से हल्का और अंदर से खाली महसूस हो रहा था। यह बक्सा चुपचाप उस दरबारी के घर पहुंचाओ जिसने दरबार में धुएं के सौदागर का प्रश्न उठाया था। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे बताना कि यह बीरबल की ओर से धुएं के व्यापार का हिसाब है। चेतावनी देना कि अगर कल सुबह तक वह खुद इस हिसाब को लेकर हाजिर नहीं हुआ तो शहंशाह उसे व्यापार में धोखाधड़ी के लिए भारी दंड देंगे। सेवक तुरंत अंधेरे में निकल पड़ा। बीरबल जानते थे कि ईर्ष्यालु दरबारी, जो यह सोच रहा होगा कि उसने बादशाह को मुश्किल में डाल दिया है, अब यह रहस्यमय बक्सा देखकर घबरा जाएगा। आधी रात को मिली यह धमकी और धुएं का हिसाब उसे बेचैन कर देगा। सुबह तक वह अपनी ही बनाई चाल में बुरी तरह उलझ चुका होगा। बीरबल संतुष्ट होकर अपने कक्ष में अगले चरण की तैयारी करने लगे। सेवक ने जब दरबारी के द्वार पर दस्तक दी तो वह अपनी जीत के नशे में चूर था। लेकिन बीरबल का कठोर संदेश सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धुएं का हिसाब, और वो भी कल सुबह तक, वह मन ही मन कांपा। उस रहस्यमय बक्से और धोखाधड़ी के दंड की चेतावनी ने उसे झकझोर दिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि बीरबल ने उसकी मूर्खतापूर्ण चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। पूरी रात दरबारी ने बेचैनी में गुजारी। वह जानता था कि अगर वह खाली हाथ दरबार गया तो धोखाधड़ी का इल्जाम लगेगा, क्योंकि बीरबल ने उसे व्यापारी बना दिया था।
अब वह बादशाह को यह कैसे समझाएगा कि धुएं का कोई वास्तविक हिसाब नहीं होता। अपमान और सजा के डर से वह इस कदर घबरा गया कि भोर होते ही दरबार जाने की बजाय उसने चुपचाप अपनी कुछ कीमती चीजें उठाईं और नगर छोड़कर भागने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने बीरबल से दुश्मनी मोल लेकर भारी गलती कर दी थी। सुबह जब शाही दरबार लगा तो बादशाह अकबर ने उत्सुकता से उस दरबारी का इंतजार किया जिसने धुएं का सौदागर बनने का दावा किया था। कुछ देर बाद दरबारी की कुर्सी खाली देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, कहाँ है वह व्यापारी? क्या वह हमारे सामने अपने व्यापार का हिसाब पेश करने नहीं आएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, वह व्यापारी भाग चुका है। बादशाह भौंचक्के के रह गए। बीरबल ने आगे कहा, वह कल रात ही समझ गया था कि धुएं का हिसाब केवल धुआं ही हो सकता है। जब उसने आपसे असली रकम वसूलने की कोशिश की थी तो वह असली व्यापारी बनने की गलती कर बैठा। असली सौदागर को असली हिसाब देना पड़ता है। इसीलिए धुएं के बदले उसने जो धुआं मांगा था वह उसे मिल चुका है, अपनी मूर्खता का धुआं और खाली हाथ भागने का अपमान। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता पर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए बीरबल को शाबाशी दी और कहा कि बेईमानी और चालबाजी का कोई मोल नहीं होता, केवल पछतावा ही उसका हिसाब होता है। दरबारी की योजना अब हमेशा के लिए एक मजाक बनकर रह गई थी। दरबार का माहौल शांत हुआ, मगर बीरबल की चतुराई की गूंज हवा में अभी भी मौजूद थी। बादशाह अकबर ने अपने खजांची को इशारा किया और बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। अकबर ने गर्व से बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम केवल समस्या का समाधान नहीं करते, तुम एक ऐसा सबक सिखाते हो जो सदियों तक याद रखा जाएगा। आज से वह लालची दरबारी जहां भी जाएगा, लोग उसे धुएं के पैसे मांगने वाला कहकर पुकारेंगे। इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहां पनाह, यह आपकी न्यायप्रियता है जो हमें सही राह दिखाती है। मैंने तो बस यह सिद्ध किया कि जब कोई बेईमानी का बीज बोता है तो फसल भी बस शर्मिंदगी और खाली हाथ भागने की ही काटता है। इसके बाद बादशाह ने आदेश दिया कि उस दरबारी को कुछ दिनों के लिए दरबार से दूर रखा जाए ताकि वह अपनी मूर्खता पर एकांत में विचार कर सके। पूरे साम्राज्य में यह कहानी फैल गई कि अकबर के दरबार में धुआं भले ही खरीदा जा सकता है, पर बुद्धिमत्ता का कोई मोल नहीं लगा सकता। अगले दिन दरबार पहले की तरह ही रौनक से भरा था, पर सबके होठों पर अभी भी धुएं के सौदागर की कहानी थी। कुछ दरबारी दबे स्वर में अपनी हंसी रोक रहे थे और कुछ उस बेवकूफ दरबारी के भाग्य पर सिर धुन रहे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था। बीरबल, उन्होंने स्नेह और प्रशंसा से कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता में बसती है। तुमने उस दरबारी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और मुझे भी यह याद दिलाया कि हर चीज का मोल नहीं लगाया जा सकता। बादशाह ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया कि बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए विशेष भेंट स्वरूप 1000 सोने के सिक्के दिए जाएं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर धन्यवाद किया। फिर वे मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, अब अगर कोई सच में धुआं बेचना चाहेगा तो मैं जरूर खरीदूंगा। कम से कम उसकी कीमत तो अब तय हो चुकी है। यह सुनकर पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और अकबर भी अपनी हंसी रोक न पाए। वह समझ गए थे कि बीरबल की हाजिर जवाबी कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, फिर कुछ देर शांत होकर बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दरबार में बुद्धि के प्रकाश को बनाए रखते हो।
ये 1000 सिक्के तुम्हारी हाजिर जवाबी के सामने कुछ भी नहीं हैं, पर कम से कम यह दर्शाता है कि बादशाह अपने रत्नों को पहचानता है। बीरबल ने सिक्कों की थैली को ध्यान से देखा और उसे अपने अंगरक्षक को सौंप दिया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह सिर्फ मेरी कीमत नहीं है, यह उन सभी अदृश्य चीजों की कीमत है जिन्हें हम रोजाना नजरअंदाज करते हैं, जैसे विश्वास, निष्ठा और एक स्वस्थ मन। हाँ, अब धुआं भी बिक सकता है, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं उन चीजों पर धन खर्च नहीं करूंगा जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी हैं। दरबार अभी भी उस अनोखी बहस के रंग में डूबा हुआ था। अकबर ने अपने वजीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज की सभा स्थगित की जाए, पर जाने से पहले उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे अगली कहानी उस व्यापारी की सुनाओ जो बादलों का रंग बेचता था। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जैसे ही दरबार खाली होने लगा, हर तरफ बीरबल के चतुराई भरे उत्तरों की गूंज सुनाई दे रही थी। अकबर के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उन्हें मालूम था कि बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी होती हैं। अगले दिन बादशाह अकबर खास महल की बैठक में तख्त पर विराजमान थे। बीरबल तैयार थे। जहांपनाह, बीरबल ने शुरुआत की। उस व्यापारी का नाम था फैज। वह किसी भी सामान्य वस्तु का सौदागर नहीं था। वह सुबह से शाम तक बाजार के एक कोने में एक खाली कैनवास लिए बैठता था। उसका दावा था कि वह बादलों के बदलते रंगों को बोतल में भरकर बेच सकता है। लोग उसे सनकी समझते थे, पर फैज हर ग्राहक से सिर्फ एक सवाल पूछता था, आज आपको कौन सा रंग चाहिए? क्या आपको भोर के हल्के गुलाबी रंग की ताजगी चाहिए या तूफान से पहले के डरावने बैंगनी रंग का रोमांच? उसके इस अनोखे व्यापार ने जल्द ही शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। मगर फैज की चीजें खरीदना आसान नहीं था। जल्दी ही उत्सुकता एक चुनौती में बदल गई। एक धनी पर अभिमानी दरबारी, जिसका नाम सेठ मोतीलाल था, उसने फैज को आजमाने का फैसला किया। वह भीड़ के सामने आया और व्यंग्य से कहा, सौदागर, तुम रंगों का मोल बताते हो, पर क्या तुम वह रंग बेच सकते हो जो किसी को दिखाई न दे? मुझे इंद्रधनुष के 7वें सबसे गुप्त रंग का सौदा चाहिए। फैज ने अपनी खाली बोतल उठाई और मोतीलाल को घूरकर देखा। जरूर सेठ जी, लेकिन इस दुर्लभ रंग का मोल चांदी की अशर्फियां नहीं है। आपको इस रंग के बदले अपना वह विश्वास बेचना होगा जिस पर आपको सबसे ज्यादा घमंड है। यह सुनकर मोतीलाल हक्का बक्का रह गया। बाजार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, फैज केवल रंग नहीं बेचता था, वह लोगों की लालच और उनकी मूर्खता का मोलभाव करता था। मोतीलाल गुस्से से उछल पड़ा। कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? विश्वास कैसे बेचा जा सकता है? यह एक सौदा है, रंग का, कोई दार्शनिक बहस नहीं। फैज ने अपनी खाली बोतल जमीन पर रखी और शांत मुस्कान दी। सौदा ही है सेठ जी। आप जिस विश्वास पर इतराते हैं कि आप अपने धन के बल पर हर चीज खरीद सकते हैं, हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचा सकते, उसे ही तो बेचना होगा। यह रंग केवल वही देख सकता है जो अहंकार से मुक्त हो। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो मानिए कि आपका घमंड मेरे रंग से ज्यादा कीमती है। दरबार में चुप्पी छा गई। अब मोतीलाल के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा था। यदि वह सौदा रद्द करता, तो उसे स्वीकार करना पड़ता कि वह एक घमंडी है, और यदि वह सौदा स्वीकार करता, तो वह पूरी सभा के सामने अदृश्य रंग खरीदकर मूर्ख सिद्ध होता। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, फैज ने बिना तलवार उठाए युद्ध जीत लिया। उसने मोतीलाल के लालच को ही उसकी सबसे बड़ी सजा बना दिया है। महाराज अकबर की आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने दरबार में बैठे मोतीलाल की ओर देखा, जिसका चेहरा शर्म और भय से सिकुड़ चुका था।
मोतीलाल शहंशाह ने स्पष्ट आवाज में कहा, तुम्हारे पास अब एक ही विकल्प बचा है। या तो तुम भरी सभा में स्वीकार करो कि तुम घमंडी हो, या वह रंग खरीदो जिसके अस्तित्व पर तुम्हें संदेह है। मोतीलाल के पास कोई चारा नहीं था। अपनी वर्षों की इज्जत बचाने के लिए उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। उसने भरी हुई मोहरों की थैली फैज के हवाले कर दी। फैज ने बड़े अदब से मोहरें स्वीकार की और उन्हें अपनी जेब में रखते हुए कहा, जहां पनाह, इस रंग का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह केवल देखने वाले को ही नहीं बल्कि खरीदने वाले को भी अहंकार के जाल से आजाद करता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोतीलाल सबक सीखकर अपना सिर झुकाए बैठा रहा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने संकेत दिया कि धुएं का सौदागर आज सोने का सौदागर बन गया था, वह भी बिना कोई चीज बेचे। फैज की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने उसे न केवल अमीर बनाया बल्कि दरबार में सम्मान भी दिलाया। अकबर ने फैज की तरफ स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का व्यापार सोने के व्यापार से कहीं ज्यादा लाभदायक होता है। मोतीलाल, तुमने अहंकार को रंग और रूप में बांधा था, पर फैज ने उसे हवा में उड़ा दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था। सब सम्राट के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने घोषणा की, धुएं के इस सौदागर ने सिद्ध किया कि वह शब्दों का जौहरी है। मैं फैज को आज से दरबार में विशेष सलाहकार का पद प्रदान करता हूं। उसकी बुद्धि अब शाही खजाने की तरह सुरक्षित रहेगी। फैज ने कृतज्ञता से सम्राट के चरणों की ओर झुकते हुए कहा, जहां पनाह की कृपा मेरे लिए किसी भी दौलत से बड़ी है। इस प्रकार एक साधारण व्यापारी अपनी तेज बुद्धि के बल पर शाही सम्मान का पात्र बन गया। अकबर ने अंत में बीरबल की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दरबार में बुद्धि के तराजू को सही रखते हो। बीरबल ने सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े और शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, तराजू तो हमेशा सत्य की ओर झुकता है। फैज ने यह सिद्ध किया कि केवल भौतिक धन ही नहीं बल्कि शब्दों और विचारों का व्यापार भी बड़ा हो सकता है। आज दरबार ने धुएं की कीमत को पहचाना है, वह धुआं जो कल्पना और तर्क से बुना गया था। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। चारों ओर फैज के नाम की फुसफुसाहट थी। दरबारी नए सलाहकार की ओर जिज्ञासा से देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर प्रशंसा थी तो कुछ पुराने सलाहकारों के मन में ईर्ष्या का धुआं उठ रहा था। अकबर ने तब फैज की ओर रुख किया और कहा, तुम्हारे धुएं के सौदे ने दरबार को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। फैज, याद रखो, बुद्धि से बड़ा कोई खजाना नहीं है। जाओ और अपने नए पद की गरिमा को अपनी सलाहों से बढ़ाओ। शाम होते होते यह कहानी पूरे आगरा में फैल चुकी थी। हर कोई यह समझ गया था कि दुनिया में सबसे कीमती सौदा वह नहीं है जिसे छुआ जा सके, बल्कि वह है जो केवल दिमाग की उपज हो। पुराने सलाहकारों की ईर्ष्या कुछ दिनों तक सुलगती रही, लेकिन वे जानते थे कि अब फैज को चुनौती देना आसान नहीं। उन्हें यह भी मानना पड़ा कि महाराज ने एक बार फिर सही निर्णय लिया था और एक साधारण व्यक्ति की प्रतिभा को सही सम्मान दिया था। बादशाह अकबर इस घटना को अक्सर याद करते थे और जब भी कोई नया जटिल मसला सामने आता, वे हंसते हुए कहते, देखो, कहीं यह धुएं का सौदा तो नहीं है। यह किस्सा जल्द ही दरबार में बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का पैमाना बन गया। फैज ने अपने नए पद पर रहते हुए यह सुनिश्चित किया कि उनकी हर सलाह में वही स्पष्टता और मूल्य हो जो उनके पहले धुएं के सौदे में था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक विचार जिसे केवल कल्पना में बुना गया हो, वास्तव में कठोर मुद्रा से कहीं अधिक मूल्यवान और दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। आगरा के बाजार में लोग अब किसी भी शानदार विचार को फैज का धुएं वाला सौदा कहकर पुकारते थे।
फैज की प्रतिष्ठा जल्द ही दरबार की चारदीवारी से निकलकर पूरे राज्य में फैल गई। उनकी सलाहें हमेशा तर्कों की कसौटी पर खरी उतरती थीं, जिससे पुराने दरबारी ईर्ष्या से जलने लगे। खास तौर पर मीर बख्शी, जिन्हें लगता था कि एक साधारण व्यापारी के पुत्र को इतनी महत्ता नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें फैज का यह धुएं वाला नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब शाही खजाने के नए लेखा-जोखा पर चर्चा हो रही थी, तो मीर बख्शी ने व्यंग्य किया, फैज को तो हवा और धुएं का हिसाब आता है। लेकिन अब देखते हैं कि वह जमीन पर फैले एक ऐसे विवाद का समाधान कैसे करते हैं, जिसका मूल्य केवल ईंट और पत्थर में मापा जा सकता है। अकबर ने यह सूक्ष्म चुनौती महसूस की और फैज से एक प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर भौतिक नहीं बल्कि वैचारिक होना था। फैज बादशाह ने पूछा, राज्य में सबसे कीमती पर सबसे हल्की चीज क्या है, जिसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, फिर भी जिसके बिना मेरा साम्राज्य शून्य है? दरबार की सांसें थम गईं। फैज एक बार फिर अपने बुद्धिमत्ता के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करने वाले थे। यह प्रश्न धुएं के सौदे से भी अधिक जटिल था, क्योंकि इस बार सौदा हवा से नहीं बल्कि सत्य से होना था। फैज ने अपनी आंखें बंद कीं। दरबार की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन फैज के मस्तिष्क में विचारों का तूफान था। उन्होंने उन सभी भौतिक वस्तुओं को खारिज किया जो राजाओं के पास होती हैं, जवाहरात, सेना, भूमि। बादशाह भौतिक नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति की बात कर रहे थे जो एक साम्राज्य को केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवंत इकाई बनाती है। कुछ क्षणों की गहन शांति के बाद फैज ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजरें सीधे अकबर की जिज्ञासु आंखों से मिलीं। जहां पनाह, फैज ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वह चीज जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वह है प्रजा का विश्वास, ट्रस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। यह इतनी हल्की है कि हवा में घुल जाती है, पर इतनी कीमती है कि दुनिया की कोई दौलत इसे खरीद नहीं सकती। यदि प्रजा का विश्वास डगमगा जाए तो सबसे शक्तिशाली सेना भी विद्रोह की एक फुसफुसाहट के सामने शून्य हो जाती है। यह बिना मोल की वह पूंजी है जिसके बिना आपका साम्राज्य एक क्षण भी खड़ा नहीं रह सकता। अकबर ने एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था। उन्होंने अपने दरबारी की बुद्धिमत्ता को सिर झुकाकर स्वीकार किया। फैज, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध किया कि बुद्धि का सौदा धुएं के सौदे से कहीं अधिक मूल्यवान है। अकबर ने तुरंत फैज, बीरबल को गले लगाया। तुम्हारी समझदारी ही इस सल्तनत की असली दौलत है। वह व्यापारी जो अपनी संपत्ति पर इतना घमंड कर रहा था, आज समझ गया होगा कि सच्चे मोल को पैसों से नहीं मापा जाता। बादशाह ने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में वापस बुलाया, जिसने अपनी धन संपदा का मिथ्या प्रदर्शन कर प्रजा के भरोसे की तुलना एक धुएं के सौदे से करने की भू